दोस्तों, आप सभी अपनी कुर्सियों की पेटियों को बांध के तैयार हो जाइए हमारे साथ इस जीवानंद की यात्रा के लिए। और वैसे भी हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शादी का लड्डू। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा शादी का लड्डू एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन आप इस शादी के लड्डू को मीठा बना सकते हैं, बस ज़रूरत है तो शादी के कुछ नियमों का पालन करने की। आइए चर्चा करते हैं एक बार फिर से हम इसी टॉपिक पे आज के इस एपिसोड में कि इस शादी के लड्डू को हम मीठा कैसे बना सकते हैं और आखिर क्या है वो शादी के नियम। इसी बारे में चर्चा करने के लिए मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगी वर्ल्ड रिनाउंड वैदिक साइंटिस्ट डॉक्टर सत्यनारायण दास का। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हमारे शो में फिर से बहुत स्वागत है। नमस्कार नीरजा जी। डॉक्टर साहब, हमारा आज का टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है उतना नाजुक भी है, उतना गंभीर भी है, वो है शादी का लड्डू। और हम ये सब जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, आखिर ये शादी है क्या और क्या ये करनी इतनी ज़रूरी है? नीरजा जी, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज किया है, शादी का लड्डू जी। लेकिन जो आपने कहा कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए जी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर लड्डू है तो उसको खाकर आनंद आना चाहिए जी। क्योंकि लड्डू को संस्कृत में कहते ही मोदक हैं। अच्छा। मोदक माने जो आपको मोद दे, प्रसन्नता दे, हर्ष दे, खुशी दे, और उसको खाकर कोई पछताएगा क्यों? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी है जी। और जैसा आपने ये भी बताया कि इसके कुछ नियम हैं, तो नियम हम तब बनाते हैं जब हमको कुछ कार्य ऐसा करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, जो हमारे स्वभाव से कुछ अलग है। जी। अगर हम अपने स्वभाव से ही चलते रहें हमेशा तो फिर हमें कोई नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। पाश्चात्य में शादियां बहुत टूट रही हैं, करीब 40% शादियां जो हैं वो तलाक में परिवर्तित होती हैं। डिवोर्स रेट बहुत हाई जा रहा है। तो इसलिए वहाँ इस विषय पर बहुत स्टडी की गई है। एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब, शायद आपने भी उसका नाम सुना होगा, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। तो इस पुस्तक ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है कि स्त्री की मानसिकता क्या है और पुरुष की मानसिकता क्या है। तो उन दोनों को समझना पड़ेगा जिसको इस शादी का लड्डू खाने की इच्छा है जी। क्योंकि हर कार्य करने को दो तरीके होते हैं जी। एक होता है उसको ठीक प्रकार से करना और एक होता है गलत प्रकार से करना। तो खाना खाना केवल पेट भरना नहीं है जी। उसके साथ में उसका आस्वादन भी है जी। उसको किस प्रकार से एंजॉय किया जाए, तो उसके लिए भी एक विधि है। मेरे को एक छोटा सा एपिसोड याद आया जी। आज से करीब 20 वर्ष पहले जी। मैं बिहार गया था और वहाँ एक योगी जी के आश्रम में ठहरा हुआ था। जी। तो उन योगी जी की एक बड़ी पिक्यूलियर हैबिट थी जी। कि वो जो भी भोजन करते थे उसको सब एक साथ मिला लेते थे। अच्छा। चाहे वो दाल हो, राइस हो, सब्जी हो, मिठाई हो, सबको एक साथ मिलाया और खाया। तो कहते थे कि मेरे को स्वाद वाद का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। एक दिन क्या हुआ कि किसी गृहस्थ ने इनवाइट किया आश्रम वासियों को। जी। मैं भी साथ में गया क्योंकि मैं उनका गेस्ट था। तो वहाँ उन्होंने बहुत अच्छे भोजन बनाए हुए थे, विभिन्न प्रकार के पकवान थे। तो जब उन्होंने परोसा तो योगी जी ने फिर सबको मिला दिया, खाने लगे। तो जो उनकी पत्नी थी जिन्होंने इतने परिश्रम से भोजन बनाया था, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि अगर ऐसे ही खाना था तो मेरे को बता देते, जी। मेरे को अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है, मैं सबकी खिचड़ी पका देती। सही बात। तो उन्होंने थोड़ा गुस्से में उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, जी। इस तरह से क्यों मिला रहे हैं इसको? तो उन्होंने कहा कि मेरे को स्वाद का कोई परवाह नहीं है, स्वाद की कोई पहचान नहीं, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ। तो स्त्री भी थोड़ी बुद्धिमान थी, उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा खीर लिया और उसमें काफ़ी नमक डाल के वो ले आई। अच्छा। और उनको खाने के लिए दिया। जी। जब वो खाने लगे तो कहने लगे अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा नमक है, ये क्या है? तो स्त्री ने कहा कि आपको कैसे मालूम, आपको तो स्वाद का कुछ पता ही नहीं चलता है। जी। तो उनको अपनी गलती महसूस हुई। एक बहुत अच्छा मैं श्लोक आपको बताऊंगा। हाँ जी। और श्लोक कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वाह। कि जहाँ नारी का आदर किया जाता है वहाँ देवता विराजते हैं। यानी कि वहाँ पर खुशहाली का वातावरण बनता है। देवता लोग कहाँ पर रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग का मतलब जहाँ पर वातावरण प्रसन्नता का है, बिल्कुल समता का है, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इसलिए अगर घर परिवार को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पर देवताओं का वास हो, जी, तो स्त्री की भावना को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि प्राय हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा देखा जाता है, भारतीय समाज में, कि स्त्री को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है। तो मैं इस बात का विरोधी हूँ। स्त्री भी एक जीव है
और उसकी भी अपनी मानसिकता है, अपनी इच्छाएं हैं, तो पति का कर्तव्य बनता है कि उसको भी समझे। जी। जैसे स्त्री अपने आप को पति के प्रति समर्पित करती है जी। तो जिसके प्रति समर्पित किया जाता है उसका भी उत्तरदायित्व बनता है। जैसे शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होता है तो गुरु का उत्तरदायित्व बनता है कि शिष्य को कैसे शिक्षा दे, उसकी कैसे उन्नति हो, ताकि वो आगे चलकर संसार में कुछ कर सके। तो उसी प्रकार पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। तो रूल तो बहुत हैं, नियम तो बहुत हैं, लेकिन जो बेसिक नियम है वो यही है कि एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की भावनाओं को जानकर, आपस में कैसे सामंजस्य बैठाकर परिवार की जो गाड़ी है, जिसके 2 पहिए हैं, पति और पत्नी, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी एनालॉजी दी है, कैसे हमें एक दूसरे को समझकर इस बंधन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अपने इस एपिसोड का पहला पत्र लेना चाहूँगी डॉक्टर साहब, और ये पत्र हमें आया है गाज़ियाबाद से, शालिनी का है। ये कहना चाहती है कि मेरी अभी अभी 2 वर्ष पहले शादी हुई है और हमारा एक बच्चा भी है। यूँ तो मेरे हस्बैंड मेरा और मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अब मैरिड लाइफ मुझे थोड़ी बोरिंग सी लगती है और कभी कभी शादी कर लेने का अफसोस भी होता है। मुझे कॉलेज के वो दिन याद आते हैं, वो फ्रीडम को मैं हमेशा मिस करती हूँ। क्या ये मेरा सोचना गलत है? ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए शालिनी जी, आपकी जो सोच है उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है। ये सोच तभी आ सकती है जब आपके संबंधों में कुछ कमी हो, क्योंकि अगर आपस में आपका प्रीति का संबंध बना हुआ है, आपके पति आपका ध्यान भी रखते हैं, आपका बेटा है, तो अगर परिवार में संबंध स्नेह पूर्वक हैं तो आप अपने कॉलेज के दिनों की याद नहीं कर सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मनुष्य का मन वहाँ जाता है जहाँ उसकी अपनी प्रीति होती है, और जब प्रीति का भाव खत्म हो जाता है तो फिर मन जो है इधर उधर डाइवर्ट होता है। जी। मुझे अपने जीवन में स्वयं याद है, जब मैं बचपन में था, यहाँ तक कि जब मैं कॉलेज में IIT में पढ़ता था, तो भी मुझे हमेशा अपने घर की याद आती थी, क्योंकि अपने माँ बाप से मेरे को इतना प्रेम मिला, अपने भाई बहनों से इतने स्नेह के संबंध थे कि हमेशा कॉलेज में रहते हुए भी, जहाँ पे मेरे मित्र थे और वातावरण फ्रीडम का होता है कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में किसी का कोई बंधन नहीं है, हॉस्टल में रहते थे, लेकिन फिर भी घर की याद इसलिए आती थी कि वहाँ पर इतना प्रेम था। तो इसलिए अगर आपको बोर्डम महसूस हो रही है और आपको कॉलेज की फ्रीडम याद आ रही है, तो इससे यही विदित होता है कि आपके जीवन में प्रेम की कमी है। तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। अगर आपके पति में कुछ आपको कमी नज़र आती है, उनके प्रति आपका मन भर गया है, इसका मतलब आप उनमें कुछ दोष देख रही हैं या वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, तो उसको सुलझाना ठीक रहेगा, क्योंकि कॉलेज के दिन तो वापस आने वाले नहीं हैं। और इसका परिणाम यही होगा कि आपकी शादी जो है वो एक दुख में बदल जाएगी, और उससे ना आप प्रसन्न होंगी, ना आपके पति प्रसन्न होंगे, ना आपका बेटा प्रसन्न होगा। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप अपने संबंधों को सुधारें, और जो कमी आप उनमें देख रही हैं उनका कुछ निवारण सोचें। इससे फिर आपके जीवन में खुशहाली आएगी। डॉक्टर साहब, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया है कि मतलब जो मैंने आपसे पूछा, क्या शादी करना वाकई में इतना ज़रूरी है? अगर कोई इंसान शादी नहीं करना चाहता, वो ऐसे ही रहना चाहता है बिना शादी के, तो इज़ दैट ऑल राइट? और नहीं, ऐसा तो कोई कंपल्सन नहीं है कि शादी करना ही चाहिए, ये तो अपनी इच्छा के ऊपर है। क्योंकि अगर आपकी इच्छा शादी करने की नहीं है और फिर आप शादी कर लें, तो फिर ऐसा ही होगा कि आपके पैरों में मैं 5 किलो वजन बांध दूं और फिर कहूं कि आप दौड़ लगाइए। जी बिल्कुल। तो आप तो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए संस्कृत में शादी के लिए जो शब्द है वो है विवाह। अच्छा। और ये विवाह जो है वो वाह धातु से आया, जिसका मतलब वहन करना, टू कैरी, जिससे वाहन शब्द भी बनता है। तो विवाह का मतलब आपको कैरी करना है अपने पार्टनर को, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं जी। तो दोनों को कैरी करना है। तो अगर इच्छा नहीं होगी तो अनिच्छा पूर्वक तो आप परेशान हो जाएंगे, आप इसको फिर एक वजन समझेंगे, और कुछ समय बाद या तो दुखी मन से आप एक साथ रहेंगे समाज के प्रेशर के कारण या जो भी हो, या फिर आप दोनों अलग हो जाएंगे, आपका डाइवोर्स हो जाएगा।
बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने ये विवाह की जो परिभाषा बताई जो आमतौर पे हम लोगों को नहीं पता होती है, आई थिंक ये बेसिक समझने हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को ना जान के हम जीवन की इस गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। ये हमारे पास दूसरा प्रश्न आया डॉक्टर साहब, ये है ईमेल आई है राकेश की दिल्ली से। ये कहते हैं कि मैं 32 साल का पायलट हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कराना चाहते हैं, बट आई एम अ लिटिल स्केयर ऑफ गेटिंग मैरिड। जब मैं अपने दोस्तों की समस्याओं को देखता हूँ तो मेरी शादी करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। क्या शादी करना ज़रूरी है? मेरे ख्याल से इनका प्रश्न भी वही है जो भी हमने डिस्कस किया। हाँ, तो इनको भी मैं वो सलाह देता हूँ कि पहले तो इनको अपने आप को समझना है कि क्या वो स्वयं शादी करना चाहते हैं। इसमें दो कारण हो सकते हैं कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। एक तो उनकी अपनी इच्छा ही नहीं है, और दूसरा कारण उन्होंने स्वयं बताया है कि मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ और फिर मैं डर जाता हूँ जी। तो अगर डर जाते हैं इसका मतलब उनकी अपनी इच्छा तो है शादी करने की, लेकिन वो देखते हैं कि दूसरे लोग जिन्होंने शादी की है, उनके जो मित्रगण हैं, वो प्रसन्न नहीं हैं, उनकी शादियों में कुछ खड़खड़ाहट है, गड़बड़ाहट है, और उससे वो परेशान हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर आप अपना पार्टनर जो है वो ठीक से चयन करते हैं और आपस में आपका तालमेल बैठता है, आपकी सामंजस्य है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके मित्रों के साथ हो रहा है वो भी आपके साथ होगा। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। शादी करने की इच्छा है तो अवश्य कीजिए और आपको आनंद भी आएगा, लेकिन उसको समझकर कीजिए। अपने पार्टनर के साथ में आपकी कॉम्बिनेशन ठीक होनी चाहिए, आपस में हार्मोनी होनी चाहिए, और जब हार्मोनी होगी तो देयर विल बी अ नाइस म्यूजिक व्हिच बोथ ऑफ यू विल लाइक टू हियर इट। और डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है कि पति पत्नी के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो इतने स्मूथ नहीं होते हैं। लड़ाई होती है, तनाव होते हैं, झगड़े होते हैं, या आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग ही इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो इसका क्या कारण है और आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो इस रिलेशनशिप को और अच्छा बना सकें और प्रेम पूर्वक कर सकें? देखो, जब दो मानव एक साथ रहेंगे जी, तो ऐसा तो असंभव है कि उनका कंप्लीट मैच हो जी। एब्सोल्यूट हार्मनी इज नॉट पॉसिबल। उनमें कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा चलेगा ही, क्योंकि दोनों की अपनी सोच है, अपना मन है, अपने विचार हैं, अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि जीना ही मुश्किल हो जाए जी, तो फिर मनुष्य को सोचना पड़ता है। मैं अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ रहा था कुछ समय पहले जी। तो अब्राहम लिंकन वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ। उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने जीवन को इस उन्नति के शिखर तक पहुंचाया कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने जी। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी, उनकी स्वयं की पत्नी। अच्छा। और इससे वो बहुत ही परेशान रहते थे जी। अगर आज के समय वो होते तो शायद डाइवोर्स कर देते, लेकिन उस समय पाश्चात्य में भी डाइवोर्स की इतनी प्रथा नहीं थी, तो उन्होंने उसको सहन किया, लेकिन बहुत दुखी थे और अपने मित्रों को प्राय करके कहा करते थे कि मेरा घर जो है वो नर्क है जी। मैं घर जाना नहीं चाहता हूँ जी, अपनी पत्नी के कारण। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो चलता है, उसमें भी आदमी कुछ सीखता है, इससे भी हमारी ग्रोथ होती है, प्रोग्रेस इन दिस जर्नी व्हिच वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। तो उसको संभाल कर चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। दोस्तों, परेशानियां तो हर किसी के जीवन में आएंगी, लेकिन अगर आप इस शादी के लड्डू को मीठा बनाना चाहते हैं तो ज़रूरत है केवल एक दूसरे को समझने की, और फिर ये यात्रा अपने आप ही अच्छी और इन्जॉयबल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, हमने आमतौर पे शास्त्रों में पढ़ा है गृहस्थ आश्रम के बारे में कि उसका काफ़ी वर्णन है, तो आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या बताया गया है उसके बारे में? हाँ, तो गृहस्थ का मतलब यही होता है जब मनुष्य शादी करके अपना घर में रहता है, वास करता है जी। एक स्टेटमेंट है शास्त्र का, शास्त्र की आपने चर्चा की, गृहिणी गृहमिति उच्यते जी, ना गृहम गृहमित्याहु, ना गृहम गृहमित्याहु, गृहिणी गृहम उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता है, पत्नी को ही घर कहा जाता है जी, क्योंकि अगर घर में पत्नी नहीं है तो घर में क्या है फिर जी। बिल्कुल। तो गृहस्थ का मतलब होता है जहाँ पति पत्नी आपस में मिलकर जी अपने प्रेम पूर्वक संबंध से उसको आश्रम के समान चलाते हैं। यानी कि उनका उद्देश्य केवल जीवन में भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, लेकिन अपना जो परम उद्देश्य है आनंद, भगवत प्राप्ति, मोक्ष, जिसकी चर्चा हम प्राय करके कर रहे हैं जी,
तो उसको प्राप्त करना, इसलिए गृहस्थ को भी आश्रम कहा गया है। जी। आश्रम का मतलब है जहाँ मनुष्य जाकर अपनी कुछ आध्यात्मिक तरक्की की साधना करता है। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ये साधना की जा सकती है, अगर हमको इस बात का ज्ञान हो, इस बात की सोच हो और हमारी इच्छा भी होनी चाहिए, हमें उसमें लगन उत्साह होना चाहिए। तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम बनाए गए थे, उनमें से गृहस्थ आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आश्रम इज गृहस्थ आश्रम, क्योंकि बाकी सब आश्रम तो गृहस्थ आश्रम से ही चलते हैं जी। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो कोई भी आश्रम नहीं होगा जी। और समाज जो है वो गृहस्थ आश्रम पर ही टिका हुआ है जी। अगर समाज में गृहस्थ आश्रम ठीक है तो समाज बढ़िया है। आजकल जो इतनी समस्याएं, इतनी प्रॉब्लम्स हम समाज में देख रहे हैं, जैसा कि डाइवोर्स है, ड्रग एडिक्शन है और टेररिज्म है, वाइफ स्वैपिंग है, अल्कोहलिज्म है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है फैमिली में डिस्टर्बेंस जी। इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा बदलना चाहूँगा, द प्रॉब्लम्स बिगिन एट होम। जितनी भी समाज में समस्याएं आती हैं ये घर में आती हैं, इनका उद्गम स्थान, इनका स्रोत, इनका सोर्स जो है वो घर है जी। अगर हमारे घर में वातावरण शांतिपूर्वक है, आनंद पूर्वक है, प्रीति का संबंध है, तो समाज में फिर आप कोई समस्या क्रिएट नहीं करेंगे। जब आपके घर में डिस्टर्बेंस रहती है तो आप घर में जाना नहीं चाहते, बाहर जाएंगे, आपका मन डिस्टर्ब है तो आप किसी दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे जी। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, और कितनी अच्छी तरह आपने इस बात को कंक्लूड किया कि अगर मन में शांति है, मन में प्रेम है, तो आप इस संसार को अपने आप ही समझ पाएंगे, प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जनरली हम अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं डाल पाते हैं। डॉक्टर साहब, जाने से पहले एक छोटी सी टिप हमारे दर्शकों को दे के जाइए, उन लोगों को जो इस शादी के बंधन में बंधने वाले हैं या जो ऑलरेडी इस शादी के बंधन में हैं। देखो, टिप तो मैं सिंपल से ही देता हूँ, और वो है कि हमेशा दूसरे पार्टनर का आदर करना, कभी अपनी ईगो और अहंकार को ऊपर लाकर दूसरे का अनादर नहीं करना चाहिए। वो चाहे आपकी पति है या पत्नी है या परिवार के दूसरे सदस्य हैं, अगर उनके साथ में आप प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और उनको भी आनंद आएगा, और उनका भी जो अच्छा गुण है वो बाहर निखर के आएगा। बातें बहुत है कहने के लिए, लेकिन समय हमेशा कम पड़ जाता है, लेकिन हम इस चर्चा को हम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे अपने नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। धन्यवाद नीरजा जी। For more updates and videos, subscribe to our channel LSD.